हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो आज के दिन जो हम लोग चैप्टर करने वाले चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आप लोग को बता दूं स्टूडेंट, यदि आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इससे पहले आता है नहीं आता कोई मैटर नहीं करता है। यदि आपको लास्ट में पता चल गया कि कैसे हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, कैसे इसमें कैसे हम लोग को एडजस्टमेंट करने रहते हैं, तो आपने पूरे साल भर पढ़ा है तो भी कोई मैटर नहीं करता, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, क्योंकि लास्ट में एग्जाम में सम सॉल्व करके आना जरूरी होता है। अभी एग्जाम में हम लोग का मार्क्स कैसे मिलता है, हमारे पास यदि ये 12 मार्क्स का सम आता है तो उसमें पोस्टिंग के ऊपर मार्क्स रहता है। लेकिन वो पोस्टिंग कैसे रहता है बता देता हूँ आप लोग को, पहले पेपर कैसे चेक होता है वो भी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अभी जैसे मान लो आप लोग को ट्रायल बैलेंस के अंदर टोटल 20 आइटम दिया, कितना दिया है 20 दिया है। तो 20 आइटम को क्या करना पड़ेगा, 12 मार्क्स से हम लोग को जो 12 मार्क्स है उसको 20 से डिवाइड हो जाएगा और हर एक मार्क का कुछ ना कुछ उसके पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते कि एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता दो, टोटल 24 आइटम दिया, कितना दिया है 24 आइटम दिया है। तो 12 को यदि हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। मतलब हर एक पोस्टिंग पे कितने मार्क्स मिलेंगे 0.5। लेकिन ये कब होगा, जब आपके एडजस्टमेंट भी राइट रहेंगे तो। अभी सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग का कितना मिलेगा, तो 12 मार्क्स में से 6 मार्क्स आपके पोस्टिंग के ऊपर मिल जाते हैं और वो 6 मार्क्स किसके ऊपर, जितना राइट रहेगा उतने के ऊपर, ठीक है। और बाकी के 6 मार्क्स किसमें मिल जाते हैं, एडजस्टमेंट के ऊपर। पेपर आप लोग का 2 बार चेक होता है, एक बार नॉर्मल जो भी एग्जामिनर रहता है वो पेपर चेक करता है, दूसरी बार मॉडरेटर चेक करता है। यदि किसी बच्चे का बहुत अच्छा है तो थर्ड मॉडरेटर चेक करता है, अदरवाइज 2 बार में पेपर आगे चला जाता है। तो यदि आपको यहाँ पर स्कोर करना है तो आपको सिंपल सा एकदम तरीके इजी वे में आपको अकाउंट को सीख के रखना है। और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ये सब के ऊपर मार्क्स नहीं कटता, ये सब के ऊपर आपका मार्क्स तभी कटेगा जब आपको आउट ऑफ 80 आएगा तो, ठीक है। इसके अलावा ये सब के ऊपर कोई मार्क्स नहीं होता, लेकिन ये सब मैटर करता है, ठीक है। एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन में मैटर करता है, मतलब आपने कितना राइट लिखा कितना रॉन्ग लिखा ना, ये सब भी मैटर करता है। एग्जामिनर पेपर चेक करते समय देखता है कि डेबिट लिखा क्रेडिट लिखा हुआ तो वो भी कंसीडर करता है, लेकिन उसके ऊपर मार्क्स नहीं होता। आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब नहीं कि आपका मार्क्स कट कर लेगा वो। यदि आपका टैली राइट है, सब कुछ राइट है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसके ऊपर अलग से मार्क्स नहीं होते हैं। इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख देने का, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख देना आपको यहाँ पर। तभी हम लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर टोटल हम लोग को 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, एक कौन सा होता है हम लोग का बैलेंस शीट होता है। एक हम लोग को और अकाउंट्स बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल। एक क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आपको बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना तो डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर इसके एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। मतलब कैपिटल को डायरेक्टली यहाँ पर लिख कर एड्रेस आप लोग कर सकते हो। यदि आप मुझसे पूछोगे सर बनाए कि नहीं बनाए, तो मैं बोलूंगा कि आप इसको क्या कर देना, बना देना, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो ड्राइंग भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो और उसके बाद नेट प्रॉफिट एड लेस करने में आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो पेपर लिखते समय, ठीक है। यदि आपने पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास आंसर शीट मिल गया, तो आंसर शीट मिलने के बाद आप लोग को करना क्या है, उसके मिलने के बाद शुरू के 4 पेज छोड़ देना, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 पेज आपको छोड़ देना है। वो 4 पेज में आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। हर एक पेज पे एक ऑब्जेक्टिव अटेंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। आपको शुरू में अपना नाम तो लिखने के बाद यदि आपको पेपर टाइम से पहले मिल गया तो फॉर्मेट ड्रॉ करके आप रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना वो एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से ही आएगा, ठीक है। उसके अंदर कौन से अकाउंट्स बनते हैं, रिवैल्यूएशन बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है और हमारा बैलेंस शीट बनता है। इतना फिक्स है, एक पेज छोड़ देने को वर्किंग नोट के लिए। तो इस तरीके से यदि पॉसिबल होता तो जितने भी पॉसिबल होंगे वो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट ड्रॉ करके रख सकते हो। पेपर अटेंड करते समय सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करो, मतलब क्वेश्चन भले से आपको क्वेश्चन नंबर 7 आता है जल्दी, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से आता है फाइनल अकाउंट, तो उसके लिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए पेज छोड़ के तब जाके वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर को पेपर चेक करने में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको मार्क्स इजीली क्या होगा, वो पेपर चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको मार्क्स दे देगा। कैंसिलेशन एकदम ही अवॉइड करना है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब वो कट पिट करने वाला जो सिस्टम होता है ना वो एकदम ही अवॉइड करना, ट्राई करना कि कट पिट होना। टोटल मारते समय पेंसिल से टोटल मार के लिखना, जब दोनों साइड का अमाउंट टैली हो गया तो फिर वो पेंसिल वाले को क्या करने का, पेन से लिख देने का। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि नहीं सर मुझे रिस्क नहीं लिखना, पेन से लिखना, तो ठीक है पेन से लिख दो। हाँ, यदि मान लो कि आपका कोई अमाउंट आपको पता चल गया कि रॉन्ग हो गया है और आपको कट करके लिखना ही है, तो उसके ऊपर एक लाइन सिर्फ ड्रॉ करके इसे कट करो और उसके ऊपर अमाउंट लिख दो, ठीक है। उसमें जैसे हम लोग मान लो कभी क्या होता है, यहाँ पर 5 लिख दिया बट मुझे 8 बनाना है, ठीक है। तो कुछ लोग को 8 यदि आपका बन जा रहा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनता तो कुछ लोग इसको ऐसे ऐसे करके 8 बनाते हैं, तो वो काम बिल्कुल मत करो, ठीक है। एक गलत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको कट करो
और यहाँ पर यदि आपको 8 लिखना है तो यहाँ पर 8 ऐसे 8 फाइल लिख दो, ठीक है। ये सब होता है पेपर प्रेजेंटेशन, ये भी मैटर करता है, ठीक है। अभी क्या होता है पेपर चेक करते समय ना एग्जामिनर के पास आपका पेपर होने के बाद, जैसे कल आज का मतलब आपका 7 तारीख का पेपर खत्म होगा, जब 8-9 तारीख को मेरे पास पेपर चेक करने के लिए, हम लोग के पास पेपर चेक करने के लिए जब आता है, ठीक है। एक मिनट, अभी जब पेपर चेक करने के लिए आता है ना, साथ में क्या आता है कि आंसर शीट आता है, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर होने के बाद उसका पूरा सोल्यूशन आता है। एग्जामिनर कैसे चेक करता है, यदि यहाँ पर परचेस लिखा हुआ, ठीक है, और उसके आंसर शीट में परचेस लिखा हुआ है, आपका अमाउंट और वो परचेस का अमाउंट राइट हो रहा है, तो उसके ऊपर वो टिक मार्क करेगा, उसका जो मार्क्स रहेगा वो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो रहता है ना, एग्जामिनर कोई चीज सॉल्व करने नहीं बैठता है, ठीक है। यदि आपने सिस्टमेटिक लिखा, हर एक आइटम लिखा, प्रॉपर तरीके से लिखा, तो उसके मार्क्स आपको क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और अकाउंट्स में मार्क्स राइटिंग के ऊपर नहीं कट होते हैं, ठीक है। तो राइटिंग उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपकी अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन नंबर जो ये हम लोग यहाँ पर आज जो सीखने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखने वाले, ठीक है। ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है, 12 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। इसमें से 5 to 6 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, पोस्टिंग के ऊपर होता है। यदि आपको पता है कि कौन सा आइटम कहाँ पे लिखना है, पोस्टिंग कर दिए, आ गया। अभी इसके अंदर टोटल 5 से 6 एडजस्टमेंट आएंगे। कितने एडजस्टमेंट आएंगे, वो 5 से 6 एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है, 5 से 6 एडजस्टमेंट के अंदर आपको 4 ऐसे एडजस्टमेंट रहेंगे जो हर एक सम में रिपीट होते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हर एक कोई ऐसा सम नहीं रहेगा जिसके अंदर नहीं आता रहे। डेप्रिसिएशन ऐसा एडजस्टमेंट है जो कोई ऐसा सम नहीं है जिसके अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कोई भी आइटम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये 4 ऐसे एडजस्टमेंट है जो हर एक सम में आते हैं, ठीक है। 4 में जैसे 4 बताया, इसमें से 3 तो कंफर्म आता है, ठीक है। हो सकता है प्रीपेड वाला कभी नहीं आता, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक का कंफर्म आते हैं। इसके अलावा एक बैड डेब्ट्स का जो एडजस्टमेंट रहता है वो मोस्टली आता है, ठीक है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा जो कभी आता है कभी नहीं आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, या इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने पूछ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ दिया। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब एडजस्टमेंट चेंजेस होते हैं। यदि आपको पता है तभी समझ जाओ कि आज के दिन में आपको सिर्फ इतना सीख के जाना कि कौन सा आइटम कहाँ पे पोस्टिंग होता है। इसके अलावा आपको 6 के 6 एडजस्टमेंट यदि आपको आते हैं, 6 के 6 वो एडजस्टमेंट जो मैंने बताया वो आते हैं आपको, तो ठीक है। 12 में से 12 नहीं मिलेगा तो 10 मार्क्स तो आपका कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है। तो आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि कहां से मार्क्स मिलेगा। मतलब आज के दिन यदि आपने वो 6 एडजस्टमेंट सीख के चले गए और पोस्टिंग सीख के चले गए, तो 12 में से 10 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है। 2 मार्क्स हो सकता है वो एक एडजस्टमेंट जो मैं बोल रहा हूँ छूटेगा, अदरवाइज आपको राइट जाएगा। अभी मैं पोस्टिंग आपको ट्रिक बता दूं कि कैसे आप पोस्टिंग कर सकते हो, कैसे आपको एक दिन में समझ भी जाएगा कि पोस्टिंग के अंदर कौन कौन से आइटम आता है। अभी पहले इससे ये समझने के लिए आपको 2 चीज समझना है। खर्चे हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, इसके अंदर जिसके जो खर्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, बनाने के अंदर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे इसके अंदर मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, फैक्ट्री में काम होता है, ठीक है, फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, ये सबको डायरेक्ट खर्चे बोलते हैं। बाकी इसको अच्छी पैकिंग करके बेचना है, कहीं भेजना है, वो सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ठीक है। तो खर्चे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। तो हमारे खर्चे को ना डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 2 पार्ट्स बना रहता है। खर्चे 2 जगह हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स में लिखते हैं, एक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में लिखते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग खर्चे नहीं लिखते। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, खर्चे नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। अभी यहाँ पर 2 चीजें आपको समझना है। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट इसके अंदर कौन से खर्चे लिखते हैं, और एक चीज और याद रखना, जो भी आपको एग्जाम में होता है क्या, पहले से ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखो यहाँ पे बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, जस्ट आपको समझाने के लिए। जो ट्रायल बैलेंस रहता है ना, ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपका पोस्टिंग होता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या रहता है, पोस्टिंग होता है। ट्रायल बैलेंस जो रहता है 2 तरीके का ट्रायल बैलेंस होता है। एक ये होता है पर्टिकुलर्स होता है और डेबिट लिखा रहता है, और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, क्रेडिट लिखा रहता है। एक दूसरे टाइप का ट्रायल बैलेंस होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर पर्टिकुलर्स रहेगा, रुपीस रहेगा, फिर पर्टिकुलर्स रहेगा, और फिर क्या रहेगा, रुपीस रहेगा। मतलब जैसे लेजर का फॉर्मेट रहता है। आपके एग्जाम में या तो ए देगा या तो क्या देगा, ए देगा। ए दिया तो यहां से यहां तक के पार्ट को डेबिट बोलते हैं, और यहां से यहां के पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ए वाला दिया तो सब आइटम एक ही साइड में दिया रहेगा, सिर्फ एक कॉलम को डेबिट बोलेंगे और एक कॉलम को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। तो पोस्टिंग करते समय एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो डेबिट वाला आइटम होता है ना, ये जो डेबिट साइड का आइटम होता है,
वो हमेशा डेबिट में ही जाता है। कहां पे जाता है? डेबिट में। कभी भी उसके आइटम को क्रेडिट साइड में नहीं लिखने का, सिर्फ एक दो आइटम को छोड़, एक आइटम को छोड़ के, ठीक है, वो रिटर्न होता है, ठीक है। सिर्फ रिटर्न वाले आइटम को छोड़ के ये डेबिट वाले कॉलम का पोस्टिंग ना कभी गलती से भी क्रेडिट में मत करना, पोस्टिंग ऑटोमेटिक राइट होगा। अभी डेबिट में जा, डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा तो कितने जगह जा सकता है? 3 जगह जा सकता है। कहां कहां पे जाएगा? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो असेट्स में जाएगा। कहां पे जाएगा? असेट्स। असेट्स को हम लोग डेबिट बोलते हैं, असेट्स को क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। मतलब ए कॉलम वाला जो अमाउंट है, ए वाले में पूछा तो जो जितने भी आइटम इस साइड के हैं वो हमेशा कहां पे पोस्टिंग करने का? डेबिट साइड का। नया आइटम आया, आपको नहीं समझता ना, नया आइटम मान लेते कि आपके पोस्टिंग के लिए, ठीक है, आपको पास इतना बुक में देखेंगे तो 50 आइटम दिया, नहीं याद आता, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं याद आता है, उसको उठा के लिखते समय डेबिट में ही लिखना है। कहां पे लिखना है? डेबिट में लिखना है। अभी कहां पे लिखना है? असेट्स के आइटम को आप पहचान जाओगे, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब असेट्स के आइटम होते हैं। इसका मतलब दूसरा कोई आइटम है ना, वो नहीं समझ में आ रहा तो कहां पे लिखना? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, नया आइटम है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के भी आइडेंटिफाई करने वाले आइटम है, मतलब इसके अंदर जो आइटम आते हैं ना वो लिमिटेड है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डेबिट साइड का आइटम हमेशा डेबिट साइड में ही पोस्टिंग करना है, वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर कहां पे आ जाएगा हम लोग का? बैलेंस शीट के असेट साइड में। ऐसे ही जो क्रेडिट साइड का आइटम रहेगा ना, वो 3 जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, या तो कहां पे जाएगा? लायबिलिटीज में। हाँ, ये कैपिटल वाले को मैं बार बार इसलिए नहीं बोला कि क्योंकि इसके अंदर गिन के आइटम आते हैं, एक ड्राइंग आता है डेबिट में, कैपिटल कहां पे आता है? क्रेडिट में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया चाहे वही फॉलो करना, ठीक है। कोई आइटम आपको डेबिट, एक कॉलम में पोस्टिंग करते समय आपको पोस्टिंग के पूरे मार्क्स चाहिए ना, तो डेबिट के आइटम को उठा के डेबिट में लिखना है, क्रेडिट के आइटम को कहां पे लिखना है? क्रेडिट में। डेबिट का आइटम सिर्फ 3 जगह पोस्टिंग करना है, क्रेडिट के आइटम 3 जगह, ठीक है। बच्चे कंफ्यूजन इसी में होते हैं कि उनको लगता है कितने सारे आइटम दिया, कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, इसी में प्रॉब्लम रहते हैं। जितने भी आइटम है 3 जगह जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। क्रेडिट साइड का आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और कहां पे जाएगा? लायबिलिटीज में। सिर्फ इसके अंदर एक ऐसा आइटम रहता है जो रिवर्स उल्टा जाता है, वो होता है रिटर्न होता है। क्या होता है? रिटर्न होता है। उसका भी इफेक्ट वही होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, सेल्स रिटर्न है, वो जो सेल्स रिटर्न का अमाउंट कहां पे दिया रहेगा? डेबिट साइड में दिया रहेगा, लेकिन वो जाता है क्रेडिट में जाता है, ठीक है। वो सेल्स में से क्या होता है? माइनस होता है। तो सेल्स में से माइनस होता है ना, इसलिए वो डेबिट ही इफेक्ट होता है, ठीक है, डेबिट ही होता है, क्योंकि वहां पे माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, क्योंकि एक क्रेडिट वाला ऑलरेडी माइनस में है, उसमें से माइनस के माइनस माइनस अल्टीमेट क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, मतलब वो डेबिट हो जाता है, तो वो भी डेबिट में जाता है, बट हम लोग उसको यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए लिखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो यदि सेल्स रिटर्न रहेगा तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ऐसे एक परचेस रिटर्न रहेगा जिसका अमाउंट कहां पे दिया रहेगा? क्रेडिट में दिया रहेगा, लेकिन वो कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा। परचेस में से क्या होगा? माइनस होगा। ये हो गया पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। मतलब इसके अलावा कॉन्सेप्ट नाम की चीज कुछ नहीं होती। यदि आपको पोस्टिंग राइट करना है ना, ये 2 चीज पकड़ लेना मेरी बात। डेबिट का आइटम डेबिट में लिखना, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। कभी भी लाइफ में कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं रहेगा जो टैली नहीं होगा, ठीक है। हमेशा डेबिट क्रेडिट क्या होता है? इक्वल होता है। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है ना, ये दोनों का अमाउंट क्या होता है? इक्वल होता है। यदि आपने डेबिट का आइटम डेबिट में लिखा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में लिखा, तो टैली 100% होगा। ऐसे ही हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। दोनों इफेक्ट देते समय एक चीज याद रखना हमेशा माइंड में, एक इफेक्ट डेबिट है, दूसरा क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। हमेशा इफेक्ट एक डेबिट, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। वो 4-5 एडजस्टमेंट रहेगा, उसका इफेक्ट याद कर लेना, क्योंकि उसको वैसे समझने जाओगे प्लस माइनस में तो आपको अभी डिफिकल्ट हो सकता है। पहले अभी मैं आपको पोस्टिंग का ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन सा आइटम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन सा आएगा, बैलेंस शीट के अंदर कौन सा आएगा, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स को नहीं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट्स ना समझ के आप समझो ये फैक्ट्री हमारी क्या है? ये हमारा फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब वो प्लेस होता है जहां पे हम लोग गुड्स बनाते हैं। फैक्ट्री मतलब वो प्लेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुड्स प्रोडक्शन करते हैं। फैक्ट्री मतलब वो प्लेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। याद रहेगा, फैक्ट्री में गुड्स आया तो डेबिट साइड में लिखने का, फैक्ट्री से गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में लिखने का। क्या? फैक्ट्री में गुड्स आया तो, फैक्ट्री से गुड्स गया तो, याद रहेगा पक्का पक्का। क्या मैंने बोला? फैक्ट्री में गुड्स आया तो डेबिट साइड में, फैक्ट्री से गुड्स गया तो। दूसरा, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहेगा डेबिट साइड में लिखने का, फैक्ट्री का कोई भी इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखने का।
मैंने दो आइटम बताया, इसी दो आइटम में ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट्स लोगों को आ जाता है, ठीक है। वो दो ही चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। वही याद करने का एक सिंपल तरीका है। इसको हम लोग क्या समझेंगे, फैक्ट्री। और फैक्ट्री समझने के बाद दो चीज हम लोग याद रखेंगे अपने माइंड में। फैक्ट्री में गुड्स आया तो डेबिट साइड में, फैक्ट्री से गुड्स गया तो, और अपने को पता है कोई चीज आता तो डेबिट करते, जाता तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते। ऐसे लॉजिकली भी याद कर सकते हो। दूसरा, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा वो डेबिट में जाएगा। किससे रिलेटेड, फैक्ट्री। खर्चे तो डेबिट होते हैं, खर्चे तो डेबिट ही होता है, बट वो यदि फैक्ट्री से रिलेटेड हो तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। और यदि फैक्ट्री से रिलेटेड कोई इनकम रहेगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, अपना एक काम खत्म हो जाता है। अभी इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं मैं बताता हूं। लास्ट ईयर में कोई माल बच गया रहता ना, तो उसको लाके सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसको लाके हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले टॉप पे नहीं लिख ही देने का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक दिखेगा वो ओपनिंग स्टॉक ही होता है, ठीक है। दूसरा स्टॉक होता ही नहीं। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर यदि कोई भी स्टॉक दिखाना है, उसको चुपचाप ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिख देना। मतलब वो लास्ट ईयर का बचा हुआ माल है, हम लोग लाकर फैक्ट्री में पहले यूज करें। तो फैक्ट्री में गुड्स आ रहा है, आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, यहां पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। और इसका अमाउंट हमेशा सेकंड वाले कॉलम में लिख देने का, ठीक है। मतलब हमेशा यहां पर ओपनिंग स्टॉक आएगा ही आएगा, ठीक है। लिख देने का, एक पोस्टिंग ऐसे ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी आएगा एग्जाम में तो भी लिख के रखना, कोई मार्क्स नहीं करता, ठीक है। आपने लिख के रखा है और उसका अमाउंट नहीं आया, नहीं लिखा तो कोई भी मार्क्स नहीं करता, ठीक है। उसका कोई मार्क्स नहीं करता है यहां पर। उसके बाद दूसरा आइटम परचेस ही आना चाहिए। जब मैं पेपर चेक करता हूँ ना स्टूडेंट, तब मुझे पता चलता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, परचेस को एकदम नीचे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक के नीचे। जिन्होंने लास्ट डे पढ़ के जाते हैं, उनको जो समझ में आता है वही उठा के डाल देते हैं। वो गलत तरीका। परचेस हमेशा वो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ही ऊपर रहेगा, उसके बाद परचेस ही रहेगा, ठीक है। ये सब नीचे लिख दिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। फिर आपने तुक्का मारा है। तो हमेशा के लिए ओपनिंग स्टॉक टॉप पे लिखने का, परचेस उसके बाद लिख देने का, ठीक है। और एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पे बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज पे बनाने का, बैलेंस शीट एक पेज पे बनाने का, अलग अलग पेज पे, एक ही पे कंजेस्टेड नहीं करने का, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, परचेस ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। अभी परचेस कर रहा था, हमारे फैक्ट्री में गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। मैंने क्या बोला था, गुड्स आया तो डेबिट साइड में लिखने का, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड। अभी हम लोग परचेस कर रहे थे, गुड्स आ रहे हैं ना, तो परचेस को हम लोग डेबिट में लिख देंगे। यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूं कि यदि रिटर्न रहेगा ना तो इसमें से लेस करेंगे। परचेस रिटर्न रहेगा या रिटर्न आउटवर्ड होता है, क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस किया हुआ माल हम लोगों ने रिटर्न किया, ठीक है। और यदि आपको ये कभी कभी ना, जब मैंने बोला ए वाला ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा ना, ये वाला, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, रिटर्न। तो समझ जाना कि परचेस रिटर्न कौन सा रहेगा, जिसका कॉलम एक क्रेडिट वाले में रहेगा, जिसका अमाउंट कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था एक ही ऐसा आइटम रहता है जो क्रेडिट में होता है, फिर भी उसको हम लोग क्या कहां पे लिखते हैं, डेबिट में। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे रिटर्न दिया रहता है, उनको यही नहीं समझता कि कौन सा परचेस रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। जो अमाउंट डेबिट में दिया रहेगा वो सेल्स रिटर्न रहेगा, जो क्रेडिट में दिया रहेगा वो कौन सा रहेगा, परचेस रिटर्न। रिटर्न दिया रहेगा तो परचेस में से रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देने का। मान लेते हैं रिटर्न एग्जाम में दिया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डैश मार के जो अमाउंट रहेगा वही आउटर कॉलम में लिख देना, ठीक है। अदरवाइज ये परचेस लेस रिटर्न लिख कर रखना। क्या होता है, बहुत बार हम लोग लिखते समय ना रिटर्न लिखते नहीं, भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गुड्स आया तो डेबिट साइड में लिखा, और यदि मान लो हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो मैंने लॉजिक क्या बताया था, फैक्ट्री में गुड्स आया तो डेबिट साइड में लिखने का, फैक्ट्री से गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में। अभी हम लोग बेच रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाई सेल्स। सेम ऐसे इसमें से लेस करने का, सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स, सेल्स रिटर्न यहां से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। गुड्स आया तो डेबिट साइड में, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में। इसके अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा सब कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी इनकम रहेगा कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चे रहेंगे कहां पे आएंगे, डेबिट साइड में। याद रहेगा। दूसरा एक और लॉजिक याद रखो, ठीक है। हो सकता है कभी ये नहीं ध्यान में आया, तो याद रखना कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता ना, सब कुछ कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड पे। जो भी खर्चे दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो भी डायरेक्ट खर्चे रहेंगे सब यहां पर आएंगे,
जो बचे खुचे खर्चे रहेंगे सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। मतलब सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा आपको पता चल गया तो दूसरा कुछ भी नया वर्ड आया ना नहीं समझता ना तो उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना, क्योंकि खर्चे दो ही जगह आएंगे, खर्चे दो ही जगह आते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और डेबिट का आइटम 3 जगह आता है, खर्चे 2 ही जगह आते हैं, डेबिट का आइटम 3 जगह आता है, क्योंकि वो तीसरा जो आइटम रहता है वो असेट्स होता है, ठीक है। तीसरा जो असेट्स रहता है वो कहाँ पे जाता है, असेट्स में जाता है। जैसे यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वालों को हम लोग ने वेजेस देते हैं, क्या देते हैं हम लोग यहाँ पर, वेजेस देते हैं। तो ये लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना उनको ये वेजेस देते हैं, यहाँ पर आता है। फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल लगता है, फैक्ट्री का रेंट लगा, किसका रेंट, फैक्ट्री का। और सिर्फ रेंट दिया तो याद रखना इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फैक्ट्री रेंट रहेगा तो ही आएगा, ठीक है। सिर्फ रेंट दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आइटम है जो कंफ्यूज करता है, वो होता है कैरेज, ठीक है। सिर्फ कैरेज सब में दिया, सिर्फ कैरेज दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का, कैरेज इनवर्ड दिया तो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का, कैरेज आउटवर्ड दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है। कैरेज ऐसा आइटम, सिर्फ कैरेज दिया तो मान के चलने का फैक्ट्री, कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, सामान खरीद के लाने का भाड़ा, ठीक है। तो सामान कहाँ पे आता है, फैक्ट्री में आता है। तो कोई भी सामान हम लोग खरीद के लाएंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, कैरेज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिख देंगे। कैरेज इनवर्ड बोला, इनवर्ड मतलब खरीद के लाने का भाड़ा, वो भी कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, या कुछ भी ऐसा चीज आइटम रहेगा सब यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को ना एक और आइटम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ के लिए, वो होता है इसका क्या बोलते हैं, हाँ सैंड्री एक्सपेंस, ठीक है। सैंड्री एक्सपेंस और इसके अलावा जनरल एक्सपेंस एक आइटम होता है, ठीक है। सैंड्री एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, ठीक है। यदि आपको दोनों आइटम साथ में दिया, दोनों आइटम क्या दिया आपको, साथ में दिया, ठीक है। तो ऐसे में एक एक्सपेंस यहाँ पर आता है, और यदि दोनों साथ में नहीं दिया तो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। और भी ऐसे फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आइटम रहेंगे, जैसे फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, कोई भी आइटम रहेगा, ठीक है। ऐसे कोई भी खर्चे रहेंगे सब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, फैक्ट्री इंश्योरेंस, या सिंपल से समझ जाओ कि फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी आइटम रहेगा सब यहाँ पर आ जाएगा। कोई हमने पर्टिकुलर ऐसा चीज खरीदा जिससे हम लोग डिजाइन हो जा रहता है ना, बनाने का आइटम रहता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने वाला हम लोग चीजों का कॉपीराइट लिया, या कॉपीराइट तो फिलहाल असेट्स होता है, ठीक है। बट हम लोग कभी कभी पेटेंट्स का लेते हैं उसको, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है, ठीक है। वो यदि हम लोगों ने कुछ ऐसा यूज किया तो वो सब कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड, जो फैक्ट्री में यूज होने वाले आइटम रहते हैं। फैक्ट्री से गुड्स गया तो कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा, फैक्ट्री से और कैसे गुड्स होगा, पार्टनर्स गुड्स लेके गया, पार्टनर्स क्या किया, गुड्स लेके गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स जा रहा है ना, गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, सिंपल, हम लोगों ने गुड्स को फ्री में बांटा। सब केस में क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है ना, तो जितने भी केस में गुड्स जाएगा सब कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, सब कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए दो लॉजिक याद रखना है, फैक्ट्री में गुड्स आया तो डेबिट साइड में, फैक्ट्री से गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चे रहेंगे डेबिट साइड में, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर आता है जब एडजस्टमेंट रहता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको लिख के रखता हूँ, जब एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे तो वहां पे देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है, क्योंकि फैक्ट्री में गुड्स बनाते हैं, जब गुड्स बच जाता है उठा के हम लोग गोदाम में रख देते हैं। तो मेरे फैक्ट्री से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, गया तो कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। लॉजिकली याद रखोगे तो सब याद रहेगा, यहाँ पर वो एडजस्टमेंट में काम आएगा, इसका जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना ये सब चीजें काम आएगी। बाद में इसका हम लोग टोटल मारते हैं, और टोटल मारने के बाद यदि डेबिट साइड के ज्यादा हो गया, कौन से साइड का ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड में हम लोगों ने खर्चे लिखे, क्या लिखा है, खर्चे। डेबिट साइड का ज्यादा होना मतलब ये खर्चा ज्यादा होना, ठीक है। और क्रेडिट साइड का ज्यादा होना मतलब इनकम ज्यादा होना है। यदि डेबिट साइड का आइटम ज्यादा हो गया तो डिफरेंस जो आएगा ना वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम लोग डेबिट साइड के आइटम को दोनों साइड लिखेंगे, यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस, सॉरी बाय ग्रॉस लॉस, क्या बोलते हैं, बाय, और कैरी डाउन लिखते हैं। इस साइड क्यों, इस लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खर्चे ज्यादा है, ज्यादा वाला आइटम दोनों साइड लिखते हैं, इसमें से कम वाले को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग क्या होते हैं, ग्रॉस लॉस। उल्टा यदि हमारा ये क्रेडिट साइड वाला इनकम ज्यादा हो गया, ठीक है, क्रेडिट साइड का इनकम ज्यादा हो गया और ये एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर आएगा, ठीक है।
और यहां पर डिफरेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। नहीं, क्लोजिंग हमेशा कैरी डाउन नहीं आता, ठीक है, क्लोजिंग हमेशा क्या होता है, कैरी डाउन ही होता है। इसका क्लोजिंग यदि लॉस आया तो कैरी फॉरवर्ड होकर यहां पर आएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यदि इसका डिफरेंस कहां पे आया, डेबिट में आया, ठीक है, प्रॉफिट आया तो एक क्रेडिट में आएगा, क्योंकि मैंने बोला था हर एक का डेबिट क्रेडिट हमेशा दो इफेक्ट होता है। तो यहां पर भी यही लॉजिक, क्योंकि ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर से उठा के नहीं लिख रहे कि एक इफेक्ट आएगा, ये हमारे मन से क्रिएट हो रहा है, तो इसका दूसरा इफेक्ट जाना जरूरी है, ठीक है। और जब भी हम लोग कोई चीज सम के अंदर अपने मन से लिखते हो तो वो दो बार आनी जरूरी नहीं, तो हमारा सम कभी टैली ही नहीं होगा। तो इसलिए एक बार यहाँ पर क्रेडिट में आया ना तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आता है, डेबिट में आता है। यदि इस साइड में लॉस आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस, और यहां पर लिखते हैं ब्रॉड डाउन, ठीक है। और यहां पर आएगा तो यहाँ पे लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। अभी याद रखना स्टूडेंट, पोस्टिंग करते समय ना जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है, उसका अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। जब भी हम लोग सम सॉल्व करने जाते हैं तो रूल कैसे सॉल्व करने का, ट्रायल बैलेंस में चेक करने का, किसी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखने का, नीचे एक लाइन छोड़ देने का, ठीक है। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे सॉल्व करना। अभी तो मैं जस्ट आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को ऑफिस समझने का, क्या समझने का, ऑफिस, जहां पर हमारा बिजनेस का बाकी का काम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन को छोड़ के बचा हुआ काम जो कुछ भी होता है सब कहां पे होता है, ऑफिस से होता है। और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सबको डेबिट में लिखने का, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी इनकम रहेंगे सब कहां पे लिखने का, क्रेडिट साइड में। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सब कहां पे लिखने का, डेबिट साइड में। और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी इनकम रहेंगे सब कहां पे हम लोग लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अभी ऑफिस में कितने खर्चे होते हैं, तीन टाइप्स के खर्चे होते हैं मोस्टली, ठीक है। एक तो ऑफिस का जो खर्चा रहता है ना उसके अंदर हमारा आता है ऑफिस को मेंटेन करने के खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस में कोई जॉब कर रहा है ना तो उसको हम लोग को सैलरी देना पड़ता है। यदि भाड़े पे तो रेंट देना पड़ता है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग एंड इंश्योरेंस हो गया। ऐसे आइटम जो आपके ऑफिस में होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ऐसे आइटम जो हमारे ऑफिस में यूज होने वाले खर्चे होते हैं वो सब कहां पे हम लोग लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। ऑफिस से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, किसके होते हैं, ऑफिस के। दूसरा जो प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे होते हैं ना, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे, ठीक है, याद रखना मैं क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ, ऑफिस के खर्चे और प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे। प्रोडक्ट बेचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट हो गया। इसके अलावा हम लोग ने डिस्काउंट देते हैं, कमीशन देते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब कहां पे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एक तो हमारा ऑफिस का खर्चा आएगा, दूसरा प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चे रहे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो गया है, फिर चाहे वो हम लोग का डिस्काउंट हो जाए, टू डिस्काउंट। और एग्जाम में स्टूडेंट यहाँ पर टू बाय लिखना मत भूलना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ जल्दबाजी में सिर्फ जो खर्चे रहते हैं वो लिख कर आ जाते हैं, वो रॉन्ग होता है, ठीक है। टू बाय तो कंपलसरी है, एग्जाम में मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी। डिस्काउंट हो गया। ऐसे कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचने का भाड़ा, आउटवर्ड वर्ड यूज किया है, बेचने के लिए भाड़ा दिया, ठीक है। तो बेचने का जो भी खर्चा रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल खर्चा रहता है, तीन खर्चे, ऑफिस के खर्चे, प्रोडक्ट बेचने के खर्चा और कोई फाइनेंशियल खर्चा हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल खर्चा मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, हमारा पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है। बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट, ये सब जो आइटम रहता है ना, तो पहले मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करता हूँ। इंटरेस्ट हो गया, टू इंटरेस्ट हो गया, ये सब आइटम जो रहेंगे वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। इसके अलावा बचा खुचा कोई भी खर्चा रहेगा जो हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, नया आ गया आपके एग्जाम में कुछ भी, सबको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देने का, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग इसके बाद
मैं स्पेशली सिर्फ बैड डेब्ट्स के लिए यहाँ पर अलग से इसलिए लिख रहा हूँ कि बैड डेब्ट्स के ऊपर कुछ मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो सब मैं बता दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि सब एग्जाम में बैड डेब्ट्स दिया रहेगा। यदि आपके एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स दिया है तो इसमें ऐड होता है, न्यू बैड डेब्ट्स क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है। यदि न्यू आरडीडी रहेगा तो न्यू आरडीडी को भी ऐड कर देने का, न्यू आरडीडी को भी यहाँ पर। एक चीज और याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऐड रहता है ना, ऐड, तो जैसे मैं ऐड लिख रहा हूँ ऐसे ही ऐड लिखने का, ठीक है। ये वाला ऐड बिल्कुल मत लिखना, ठीक है, या ये वाला माइनस मत लिखना। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर को समझता नहीं, कोई इसके ऊपर ऐसे कर दिया तो आपका रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। यदि आप ये लिखोगे तो कोई कट करके लिखेगा तो पता चलता है, ठीक है, बट आपने प्लस बनाया था, ठीक है, कभी उसमें कोई लाइन मार के माइनस कर सकता है, ठीक है, माइनस को प्लस कर सकता है, तो ये वाला प्लस माइनस मत लिखना। प्लस माइनस लिखते समय हमेशा ये वाला लिखने का। तो जो भी चीजें आता है यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं और इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं ओल्ड आरडीडी। ये ओल्ड आरडीडी कहाँ पे रहता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है। कहाँ पे दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। यदि आपको ओल्ड आरडीडी यहाँ पर नहीं भी लेस करना रहेगा ना, तो आप ओल्ड आरडीडी को डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। इसके अलावा कोई भी खर्चा रहेगा, चाहे डेप्रिसिएशन हो गया या किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा रहेगा, सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। एक खर्चे की बात हो गई। ऐसे इनकम होता है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, या कमीशन रिसीव हो गया, कोई भी डिस्काउंट रिसीव हो गया, जिसके सामने रिसीव वर्ड दिख गया, वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। या फिर मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिखा है, तो फिर आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा कि यदि वो डेबिट साइड में दिया है ना, तो उसको डेबिट साइड में लिखना। यदि डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है ना, तो क्रेडिट साइड में, भले से उसमें रिसीव वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ डिस्काउंट लिखा है और अमाउंट उसमें क्या दिया है, डेबिट वाले कॉलम में दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। डिस्काउंट वर्ड दिया है लेकिन उसका अमाउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट साइड में दिया, तो वो कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन वहां पे होता है बच्चे लोग को, ठीक है, कभी कभी रॉन्ग करते हैं। तो ऐसे में यदि यहाँ पर कमीशन रिसीव हो गया या डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आता है। बाद में हम लोग इसका भी टोटल मारते हैं और इसके टोटल में क्या होता है, वापस से हम लोग देखते हैं। एक क्रेडिट साइड में इसके इनकम होते हैं, क्रेडिट साइड में इसका क्या होता है, इनकम होता है। यदि क्रेडिट साइड का आइटम ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड का आइटम क्या हुआ है, ज्यादा हुआ, तो हम लोग दोनों साइड लिखते हैं और डिफरेंस डेबिट में आता है, ठीक है। जब डेबिट में डिफरेंस आता है तो इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। और ये प्रॉफिट पार्टनर को देने का है। जैसे हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देने का। किसमें देने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में देने का। किसमें देने का, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो में बांट देने का, ठीक है। दिया रहेगा तो दिया। कभी कभी सब में ऐसा स्पेसिफाई किया रहता है कैपिटल रेशियो में दो, ठीक है। तो जो भी कैपिटल का अमाउंट दिया रहेगा उसका रेशियो बनाने का, उसमें देने का, ठीक है। कभी कभी वो लोग इसमें भी देते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट रहेगा निकाल के हम लोग यहाँ पर बांट के दे देंगे, ठीक है। ऐसे यदि ये डिफरेंस इस साइड में आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई नेट लॉस, ठीक है। ए बी में बांट करके हम लोग को लिखना होता है। ये सब चीजें कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कैसे ट्रांसफर होगा, अभी कैपिटल के अंदर आता क्या है, कैपिटल के अंदर कैपिटल आता है। क्या आता है, कैपिटल आता है, ठीक है। यदि आपके सम में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है, सम में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है, तो फिर एक कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, करंट अकाउंट। फिर एक कैपिटल डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिख देने का, ठीक है। यदि आपको करंट अकाउंट आपके सम में नहीं दिया तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखने का और यहाँ पर लिखने का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना इसका दिया रहेगा लिख देने का। यदि सम में ड्राइंग दिया रहेगा तो ड्राइंग को डेबिट साइड में लिखने का। ड्राइंग को कहां पर लिखने का, कैपिटल को कैपिटल वर्ड अंदर नहीं लिखने का। क्या लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ड्राइंग को ड्राइंग ही लिखने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल का अकाउंट है, उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी रहेगा सब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर हम लोग को नेट प्रॉफिट आया तो नेट डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आया ना, तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में। दोनों पार्टनर का जो भी रहेगा वो रिज्यूम दे देंगे। और यही यदि यहाँ पे नेट लॉस आया रहेगा तो उसको यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू नेट लॉस। समझा। इसके अलावा क्या आएगा,
यदि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या आप लोग ऐसा समझ सकते हो जिसमें पार्टनर का फायदा होता है ना, ऐसा कोई आइटम रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। और ऐसा आइटम जिसमें पार्टनर को लॉस होता है तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, पार्टनर को सैलरी मिला, पार्टनर सैलरी, नॉर्मल सैलरी नहीं, किसका सैलरी, पार्टनर सैलरी। यदि पार्टनर को सैलरी मिला तो यहां पर आ जाएगा। और पार्टनर ने कोई खर्चा किया, मान लो उसने इंटरेस्ट पे किया ड्राइंग के ऊपर, वो कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर इसका हम लोग टोटल मारते हैं, फिर यहां पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर इसको हम लोग को, ये बैलेंस को जो रहता है ना, इसको लायबिलिटीज में हम लोग यहां पर कैपिटल के नाम से ट्रांसफर करते हैं। और जो भी पार्टनर्स के यहाँ पे बैलेंस कैपिटल आया रहेगा, ठीक है, जैसे ए का कुछ आया रहेगा और बी का जो भी आया रहेगा यहां पर लिखते हैं। फिर इसके बाद इसका अमाउंट आउटर में ट्रांसफर करते हैं। इतना कॉपी करो, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में आपको बताता हूं आप लोग को। देखो अभी यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर हम लोग को क्या क्या आइटम आता है। बैलेंस शीट के अंदर बहुत ही सिंपल आइटम आता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि उसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो मैंने बताया, अच्छा लायबिलिटीज के अंदर हम लोग को ये जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर कर देंगे। और इसके अंदर जो भी बिजनेस का कर्जा होता है, ठीक है, बिजनेस की कर्जा क्या हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। अभी ये सब ऐसा आइटम है बच्चा मैं लिख रहा हूं जो कि रियल में क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, अभी मैं वो आइटम लिखने जा रहा हूं इसके बाद जो कि लायबिलिटीज नहीं रहता है, बट वो किसी रीजन से लायबिलिटीज बन जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कर्जा नहीं होता है, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन यदि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। यदि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कहां पे दे दिया, ट्रायल बैलेंस में दे दिया। कहां पे दिया, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो वन आइटम वन इफेक्ट रहेगा, एडजस्टमेंट में रहता है दो इफेक्ट रहता है। यदि ट्रायल बैलेंस में दिया तो कितना आइटम है, कितना इफेक्ट रहेगा, वन आइटम वन इफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, मतलब यदि आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा, कोई भी आउटस्टैंडिंग, एक एग्जांपल में सैलरी दिया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ऐसे कोई भी आइटम दिखेंगे तो वो सब कहां पे आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, वो लायबिलिटीज होता है। आउटस्टैंडिंग वर्ड किसी के सामने दिखा और वो, ठीक है, वो आइटम कहां पे दिया है, वो क्रेडिट साइड में। पहली बात तो सैलरी वर्ड रहेगा, तो सैलरी कहां पे रहना चाहिए, डेबिट साइड में रहना चाहिए। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के उसका अमाउंट कहां पे लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। तो मैंने बताया था क्रेडिट साइड का आइटम कहां पे पोस्टिंग होते हैं, वो तो क्रेडिट साइड में आते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आए या प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कहां पे आता है, लायबिलिटीज में आता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस रहेगा वो कहां पे आ जाएगा, लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी की जो लायबिलिटीज वो कॉमन है, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आइटम लायबिलिटीज होते हैं। ऐसे असेट्स के अंदर, ठीक है, असेट्स के अंदर जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है वो सब इसके अंदर आती है। ठीक है, बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अभी फिक्स असेट, जैसे यहां पर बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, और क्या आता है, मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, और एक कौन सा स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक वाला, ये एडजस्टमेंट वाला स्टॉक होता है। ठीक है, फर्नीचर हो गया, दोनों साइड लिखिए कौन सा, स्टॉक। नहीं नहीं, हाँ, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है ना, तो एक इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में जाता है, दूसरा एसेट्स में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या हो गया, कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, हाँ, एक लाइव स्टॉक उसने बताया, याद रखना है लाइव स्टॉक आप लोग के लिए नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, लाइव स्टॉक दिया रहेगा तो वो भी एसेट्स हमारा होता है। इसके अलावा बिल्स रिसीवल हो गया, पेबल नहीं आएगा बच्चा, पेबल यहाँ पर एसेट्स में, ठीक है, लायबिलिटीज में आएगा। इसके अलावा कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा, क्या रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, ऐसा कोई आइटम रहेगा तो यहाँ पर आएगा। ये दो और आइटम आते हैं जो आ सकते हैं, आते नहीं मोस्टली, ठीक है। यदि हमारा कोई आउटस्टैंडिंग इनकम रहा है, क्या रहा है, इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो लायबिलिटीज होता है, लेकिन यदि वही आउटस्टैंडिंग इनकम रहा है, मतलब मिलने वाला चीजें है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है तो यहाँ पर आएगा, लेकिन यदि प्रीपेड इनकम है, ठीक है, कोई प्रीपेड एडवांस इनकम हमारे पास है, तो वो कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज में आता है। और लास्ट में ये दोनों अकाउंट क्या होता है, टैली हो जाता है। इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके एडजस्टमेंट देखते हैं, जो एडजस्टमेंट बार बार आते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये सब आपने कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अभी इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे एडजस्टमेंट देखते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट कवर कर लेता हूँ कि जिससे आपका कोई भी एडजस्टमेंट आए तो छोटे नहीं। फिलहाल 5-6 एडजस्टमेंट सबसे पहले टॉप पे वो लिखेंगे जो एग्जाम में हर बार आते हैं, उसके बाद बचे हुए जो एडजस्टमेंट रहेंगे वो कवर करेंगे। अभी देखो, एडजस्टमेंट को कैसे आपको सीखना और कैसे याद रखना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अलग से कुछ याद करने नहीं जाना है। अभी यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, जिसके अंदर एक के अंदर हम लोग फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे, दूसरे के अंदर सेकेंड इफेक्ट, और एक जगह हम लोग इसके एडजस्टमेंट लिखेंगे। मतलब ये हमारा यहाँ पर एडजस्टमेंट रहेगा, और इसके अंदर हम लोग फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे। अभी एडजस्टमेंट देखो, यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट का सबसे पहला रूल हमारा क्या रहेगा, एवरी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट। कितने इफेक्ट होने चाहिए, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे हर एक के मिनिमम वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब कम से कम 2 तो होता ही है। किसी का, इसका मतलब होता है किसी का 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि कोई भी एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट देके रुकना नहीं है। तो हमेशा तभी आपका सम राइट होगा जब एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, और दोनों इफेक्ट में मस्ट बी वन क्या होना चाहिए, डेबिट, दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। चाहे वो डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट में जाए या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कोई चीज यदि क्रेडिट में है और वहां पर जाकर हम लोग कोई चीज को ऐड करते हैं ना, तो क्रेडिट मतलब ये माइनस होता है, माइनस प्लस वापस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और कोई चीज यदि पहले से क्रेडिट में, जैसे यहाँ पर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं जग गया है, एक क्रेडिट साइड में मतलब ये क्या होता है, माइनस होता है। और यहां पर जाकर यदि मैंने वापस से कोई चीज को हमने लिखा, मैं क्या बोला बच्चा, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 होते हैं। या तो डायरेक्टली रहते हैं या तो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि यदि मान लेते हैं कि कोई चीज हम लोग जाके, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं डेप्रिसिएशन है, ठीक है, हम लोग बिल्डिंग कहाँ पे रहता है, असेट साइड में रहता है। बिल्डिंग असेट साइड में होता है, इसका मतलब ये डेबिट में है, कहाँ पे है, और डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। यदि मैंने इसके नीचे जाकर डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, तो लेस किया ना, तो प्लस में से माइनस किया तो माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। मतलब बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करना, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। तो दूसरा इफेक्ट जब भी जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। इसलिए वो उसका दूसरा इफेक्ट जो रहता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। या तो कोई चीज डायरेक्टली आपको जाएगा, या अदरवाइज वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डेबिट क्रेडिट ही बनता है, ठीक है। कभी भी दोनों इफेक्ट उसका ना तो क्रेडिट में जाएगा ना तो डेबिट में जाएगा। या तो एक जगह डेबिट रहेगा, दूसरी जगह क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। आपको ये नहीं समझता, जो एडजस्टमेंट मैं लिख के दूंगा वो एक मैंने बताया कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए तो आप इस लॉजिक से बना के उसके हमेशा राइट इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है।
नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसा सिखाऊंगा उसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो कंपलसरी आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का। हर एक समय आता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड। ईयर के एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे बचता है? फैक्ट्री में गुड्स बनता है तो बचेगा कहाँ पे? फैक्ट्री। तो हम लोग फैक्ट्री में से चीजों को उठा के कहाँ पे रखेंगे? गोदाम में रखेंगे। फैक्ट्री में से उठा के कहाँ पे रखेंगे? और हम लोग फैक्ट्री किसको बोल रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट्स को बोल रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स जा रहा है, क्या आ रहा है? जा रहा है, जा रहा है। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को क्या बताया था शुरू में? गुड्स आया तो डेबिट साइड में, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड। तभी मैं यदि मेरा गुड्स फैक्ट्री में बन रहा था और मैं फैक्ट्री में से उठा के गोदाम में रख रहा हूँ तो मेरे फैक्ट्री से गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है। तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड में आना चाहिए ना। ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, ये होता है लॉजिक से, यदि आपको याद रखना है। अदरवाइज आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा मैंने ऑलरेडी बता दिया लॉजिक क्यों जाएगा। ठीक है, एक इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में। दूसरा, इसको ले जाके गोदाम में रखूंगा तो मेरे लिए पड़ा हुआ है ना, फ्यूचर में कभी ना कभी बेच के पैसा कमाने वाले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? असेट्स हो जाता है। दूसरा इफेक्ट इसका था बैलेंस शीट के असेट साइड में। बैलेंस शीट के कहां पे जाता है? देखो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया और ये कहां पे हो गया? असेट साइड में, मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो हर एडजस्टमेंट के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अभी एक क्लोजिंग स्टॉक का ना कभी कभी आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू, मतलब दो अमाउंट आपको क्लोजिंग स्टॉक का दिया रहेगा। तो ऐसे में जो विच एवर लोअर रहेगा ना, मतलब दोनों में से, जैसे मान लो मार्केट वैल्यू 10,000 दिया है और कॉस्ट वैल्यू 8,000 दिया, तो कम कौन सा है? तो 8,000 लिखने का। ठीक है, इफेक्ट यही रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन दोनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो लिखने का। यदि यहां पर मान लो उल्टा दे दिया, एक कॉस्ट वैल्यू 15,000 दे दिया और ये 10,000 दिया, तो कौन सा अमाउंट आएगा? 10,000। मतलब कल 1 मार्क्स का ये, मतलब जब आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम में 1 मार्क्स का कंफर्म आने वाला है एडजस्टमेंट में। 1 मार्क्स से इसके दो इफेक्ट लिखो, अमाउंट जो दिया रहेगा वो लिखो, 1 मार्क्स से कंफर्म राइट आपको जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो किसी के अंदर ऐड होता है ना किसी के अंदर लेस होता है, डायरेक्टली दो जगह लिखना होता है, दो जगह लिखे 1 मार्क्स इसका कंफर्म मिल जाता है। दूसरा एडजस्टमेंट जो आता है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन मतलब होता है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। ठीक है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अभी डेप्रिसिएशन बोला, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स का वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स का वैल्यू क्या होना है? कम होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारे एसेट्स का वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन मतलब होता है बढ़ना, डेप्रिसिएशन मतलब होता है कम होना, डेप्ट में जाना। डेप्ट मतलब होता है कम होना, डेप्ट मतलब कम होना होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो कोई चीज कम कब होगा? जब उसमें हम लोग ऐड करेंगे तब, कि लेस करेंगे तब? लेस करेंगे तब। ठीक है, वर्ड से पकड़ने का। डेप्रिसिएशन है, डेप्री का मतलब होता है कम होना। कोई चीज कम कब होगा? जब हम लोग उसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो एक इफेक्ट आ जाएगा लेस फ्रॉम असेट्स, लेस फ्रॉम असेट्स में से लेस कर देने का। एग्जांपल, जैसे मान लेते कि बैलेंस शीट के अंदर आपको बिल्डिंग दिया हुआ, बैलेंस शीट के अंदर क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है, तो उसके अंदर से लेस कर देना, लेस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। ठीक है, यदि जितना परसेंट बोला रहेगा वो क्या कर देने का? माइनस कर देने का। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है। और इस टॉपिक का रूल होता है जब कोई भी लॉस हुआ ना, यदि वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है तो सब कुछ कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कोई भी खर्चा हुआ, कोई भी लॉस हुआ, कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका दूसरा इफेक्ट जो आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे आ जाएगा? याद रहेगा। और एक डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट भी आते हैं। ठीक है, आपको एक ही साथ में 2-3 आइटम का डेप्रिसिएशन बोल देगा, बिल्डिंग का, फर्नीचर, मशीन, कितने का भी बोले, जितने का बोला रहेगा, जितना परसेंट बोला रहेगा उसमें से निकालने का, उसमें से माइनस करने का, और उसका दूसरा इफेक्ट जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देने का। ठीक है, याद रहेगा।
असेट्स में से लेस करने का, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, याद रहेगा। तो एक इफेक्ट, दो ये एडजस्टमेंट। तीसरा, हर एक सब में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब होता है ऐसे खर्चे जो देना बाकी है। क्या है? देना बाकी है। और दूसरा चीज याद रख लेना बच्चा, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? वो किसी भी चीज का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा तो सैलरी में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस रहेगा तो वेजेस में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग यदि हमारा इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग मेरा कोई इनकम रहेगा तो इनकम में ऐड होगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड ही होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड ही होता है। आपको सब में लिख के दे दिया कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो किस में ऐड करने का? वेजेस में। यदि उसने बोल दिया सब में आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो किस में ऐड करने का? सैलरी में। उसने बोल दिया आउटस्टैंडिंग रेंट है तो किस में ऐड करने का? रेंट में। मतलब आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो एक इफेक्ट इसका रहेगा ऐड इन एक्सपेंसेस। ऐड इन एक्सपेंसेस मतलब होता है जिस एक्सपेंस में बोला रहेगा उस एक्सपेंस में जाके ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। कोई चीज देना बाकी है तो हमारे लिए क्या होता है? कर्जा होता है। हमारे सर पे क्या होता है? कर्जा होता है। तो उसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये तीन एडजस्टमेंट है जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ है, हो सकता है मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री पेड, ठीक है, प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना। हम लोगों ने पहले से दे के रखे, ठीक है। पिछले वाले में क्या था? देना बाकी था तो देना पड़ रहा था, ऐड कर रहे थे। अभी ज्यादा दे के रखे, प्रीपेड, एडवांस में दे के रखे हैं तो एडवांस में दे के रखे तो कम कर लेने का ना, ज्यादा दे के रखे तो क्या कर लेने का? कम कर लेने का। प्रीपेड हमेशा लेस होता है, प्रीपेड हमेशा क्या होता है? लेस होता है। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा क्या होता है? लेस होता है। तो एक इफेक्ट यहां पर हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, जिसमें से बोला रहेगा, ठीक है। यदि उसने बोला कि इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस में से माइनस करने का, सैलरी बोला तो सैलरी में से माइनस करने का, जिसमें भी प्रीपेड रहेगा उसमें से लेस कर देने का। दूसरा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो बार बार आता है, वो आता है न्यू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। पैसा कौन डुबाता है? डेटर डुबाता है। कौन डुबाता है? डेटर। तो एक इफेक्ट जाके लेस करने का, लेस फ्रॉम डेटर। और मैंने बैलेंस, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाया था तो उसके अंदर ऐसा लिख के दिया था मैं, बैड डेब्ट्स रहता है पहले से, इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। तो ये वाला जो बैड डेब्ट्स रहेगा ना, ये वाला न्यू वाला, इसमें जाके ऐड कर देने का। इसमें एक चीज और ऐड होता है, मैंने बोला था न्यू आरडीडी। यदि आपको सब में आरडीडी बोला रहेगा, ठीक है, सब में आपको यहां पर यदि न्यू आरडीडी बोला रहेगा तो ये भी लेस करने का, किसमें से लेस करने का? लेस फ्रॉम डेटर, डेटर से लेस करने का और यहां पर जाके इसको लिख देने का। फिर ये सब का टोटल होता है, वो कहां पे होगा? ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है और वहां से वो आरडीडी माइनस करके हम लोग लिख देते हैं। और कौन से एडजस्टमेंट बार बार आते हैं? कभी, अभी ये तो इतने बार बार रिपीट होने वाले हैं, अभी कभी कभी आने वाले एडजस्टमेंट देख लेते हैं दो तीन। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है। और बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा हुआ ना तो हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो एक इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन ये पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। पार्टनर्स के लिए क्या? इनकम है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ऐसे ही ड्राइंग का रहता है, ड्राइंग का रिवर्स रहता है, ठीक है। ड्राइंग का प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। जो मेन है उसको हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा हम लोग ने
गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स कोई गुड्स लेके पर्सनल यूज के लिए चला गया, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो गुड्स जा रहे हैं ना, गुड्स गया तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। दूसरा पार्टनर्स लिख के गया तो ड्राइंग होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। ऐसे ही एक आइटम का मैं और बताता हूँ स्टूडेंट, जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स या परचेस होता है, ठीक है। मैं परचेस या सेल्स का बता देता हूँ, तो परचेस का बताऊंगा, सेल्स का समझ जाना, सेल्स का बताऊंगा तो परचेस का। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब ऐसा परचेस जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो यदि मैं परचेस का बता रहा हूँ तो सेल्स का इसका उल्टा रहेगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब हमने परचेस तो किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना भूल गए, रिकॉर्ड नहीं किए, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देने का, जाके परचेस में क्या कर देने का, ऐड कर देने का, रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके अंदर ऐड कर देने का, ऐड इन परचेस। दूसरा सामान जिसके पास से खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर, तो दूसरा हम लोग ऐड इन क्रेडिटर, ऐड इन। यही मान लो आपको सेल्स के बारे में बोला रहेगा कि अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो एक इफेक्ट जाके सेल्स में ऐड कर देना। दूसरा जिसको बेचते हैं उसे हम लोग डेटर बोलते हैं, तो किसको ऐड कर देने का, डेटर में ऐड कर देने का। एक और आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, ठीक है, गुड्स को हम लोग फ्री में बांट देते हैं, गुड्स हमने फ्री में बांटा है। अभी फ्री में गुड्स बांटेंगे तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स गया, और मैंने बताया तो गुड्स गया तो कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। लॉजिक याद रखने का है, आपको एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा हमारा गुड्स फ्री में बांट रहे तो हमारे लिए लॉस है ना, और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बस इतना एडजस्टमेंट पढ़ना है स्टूडेंट। इसके बाद मैं दो आपको एक लॉस बाय फायर वाला बताता हूँ, ठीक है, जिसके 3 इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसे नोट डाउन कर लो।